प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अदालतों में बहुत हैपनिंग चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है। फिर ट्राइब्यूनल्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ से इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर आज प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को अपना मौजू बनाएंगे। देखिए, आज नैब तरामीम केस पर समाअत हुई है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ को वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हुए हैं, उन्होंने शिरकत की है। और इसमें एक चीज़ जो ज़ेर बहस आई है कि ये जो केस है ये तकनीकी नौयत का है या मुफाद आमा का केस है, अवामी मुफाद का केस है। क्योंकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जो दरख्वास्त की थी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, उसकी बुनियाद उन्होंने इसी आर्गूमेंट को बनाया था कि ये तो अवामी मुफाद का केस है, इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। लेकिन उनकी दरख्वास्त को 4-1 से मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था, लेकिन बाकी जजेस का ख्याल था और चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ये मुफाद आमा का नहीं बल्कि ये तो एक तकनीकी सा केस है, इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हम कुछ बात करेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तकर्रुर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जारी किया है। और लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेस के नाम दिए गए हैं, उनका तकर्रुर किया जाए बतौर ट्राइब्यूनल्स के, उनको जजेस को लगाया जाए। लेकिन अब यह फैसला आया है ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद। अब इसमें तकनीकी सवाल यह है कि जब ऑर्डिनेंस जारी हो चुका हो और ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 140 है उसको बहाल किया जा चुका हो, तो उसी सेक्शन 140, जो नया सेक्शन 140 था पुराने सेक्शन की बजाय, उसकी बुनियाद पर यह फैसला सुनाया जा सकता था या नहीं सुनाया जा सकता। और कौन सा फैसला, या ये सेक्शन 140 अब जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया है, या फिर वो जो ऑर्डिनेंस के जरिए से पुराना सेक्शन 140 बहाल कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक कानूनी बहस इस पर शुरू हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद में जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें NA 48 में जो राजा खुर्रम नवाज साहब थे, उन पर 15,000 रुपये जुर्माना किया गया क्योंकि वो ट्राइब्यूनल्स में पेश नहीं हो रहे। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसमें मुस्तफा नवाज खोखर, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। तो क्या ये ये कंक्लूड हो रहा है, केस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है? इस पे भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने बरतानवी हाई कमिश्नर को एक खत लिखा है और वजाहत की है कि उनका फैसला दुरुस्त था, तनकीद जायज नहीं है। जो बल्ले का निशान लेने का फैसला था, किस तरह से दुरुस्त था, क्या चीफ जस्टिस को इस वजाहत की जरूरत थी, ये भी एक बहस हो रही है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कुछ से जवाब मांगा गया है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो क्यों नहीं कराए जा रहे। अब जो फैसला आ चुका है उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होना ज़रूरी है या हो जाने चाहिए। तो इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जहांगीर जद्दून साहब तशरीफ़ फरमा हैं, माहिर आइन व कानून। बहुत शुक्रिया जद्दून साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं। और हाफिज़ एहसान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले जद्दून साहब ये फरमाइए कि आज जो नैब तरामीम वाले केस में जो बहस हुई है कि ये तो एक तकनीकी मामला है, इसको मुफाद आमा का मामला नहीं है बल्कि तकनीकी है, इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। तो आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ये तकनीकी मामला है या ये एक मुफाद आमा का केस है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो फैसला हो चुका है, अब इस पे हम अपना राय दे सकते हैं, फेयर कमेंट्स दे सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन में तो ये मुफाद आमा का केस था, इसीलिए इसको 184(3) के तहत टेकअप किया गया और उसकी फिर अपील है, वरना तो अपील ही नहीं बनती अगर मुफाद आमा का केस ना होता या कोई अपीलेट या टेक्निकल चीज़ थी। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था, ठीक है। तो अब उसमें के बाद जो सेकंड हियरिंग हुई है और या आज भी हियरिंग हुई है तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। इसकी बिल्कुल, अगर मैं कैंडिडेटली बगैर बात से बात करूँ तो सिर्फ ओनली वजह है इमरान खान की वजह से इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। अच्छा, क्योंकि अगर वो स्क्रीन पे आ गए हैं तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से लाइव। अच्छा, लेकिन जो पहली के जो हुई थी हेयरिंग, उसमें आप कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हुआ था, जी, ये केस हुआ था, बिल्कुल यही केस। तो उस वक्त ये मुफाद आमा का केस था। और नहीं, केस तो बेसिकली एक ही है ना, या तो आप दंग करते हो उस वक्त ही कहते हैं ये मुफाद आमा। वैसे मुफाद आमा का केस बैक वक्त तकनीकी भी तो हो सकता है, तकनीकी पहलुओं पर। इट्स नॉट मैटर ऑफ तकनीकी या टेक्निकल और नॉट। देखिए, आपने एक अगर इसी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना चीफ जस्टिस साहब, वो चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया, वो तो चलो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें उनके हम एहतराम करते हैं। लेकिन जब ये केस शुरू हुए ना पहले फर्स्ट हियरिंग में, तो ये लाइव स्ट्रीम था। तो या तो वो कहते हैं जी इसमें कोई ऐसे क्लासीफाइड चीज़ें हैं, या एक बंदा अगर कॉन्वेक्ट है, जेल के अंदर है, तो हम उसको ओपनली कह देना कि लाइव, जो एक बंदा जेल के अंदर, जी हम नहीं चाहते कि वो लाइव स्ट्रीम खत्म, बस। इसमें अब क्या है जी, टेक्निक है, ये है, वो है, ओपनली अब सारी दुनिया को पता है ना कि इमरान की वजह से तो ये लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ है।
तो उसकी वजह से ये कहते थे कि बंदा जेल में है, कॉन्वेक्ट है, हम उसको नहीं लाइव स्ट्रीम दिखाना चाहते थे, बस खत्म। अच्छा, तो अब आप ये 4-1 से फैसला आ गया, तरमीन साहब समझते हैं कि नहीं इसको वो सुनाना मैं चाहिए? तो तरमीन साहब को सपोर्ट करता हूँ। आप इस केस में चलें, हाफिज साहब तशरीफ ले आए, लेकिन उनको माइक जरा लग जाए तो मैं उनकी राय इस पर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे मौजू पर जाऊँगा। लेकिन ये वैसे भी अगर ये लाइव स्ट्रीम हो जाए और उसमें अगर आप फर्ज करें, चले यही अगर आप जो आपका तज्जिया है कि जी बानी तरीके इंसाफ इमरान खान की वजह से ये नहीं दिखाया जा रहा, 100% करेक्ट है, ये इस पर मतलब दो राय नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब ये केस शुरू है 3 हियरिंग हुई है, तो पहले हियरिंग पे फिर इसको क्यों लाइव स्ट्रीम किया? अगर उस वक्त ना होता नहीं तो फिर तो मेरा कहने का मतलब है कि फिल्टर तो उनकी तस्वीर पे फिर भी लगाया जा सकता है, फिर भी अगर सिर्फ बेंच को दिखा के लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए, कैमरा ही है ना, एक कैमरा आप कम कर दें और कैमरा लगा दें, लाइव स्ट्रीम। बुनियादी मकसद तो ये है ना, बुनियादी मकसद इमरान खान का चेहरा देखना नहीं है, बुनियादी मकसद तो ये है कि इसमें होने वाली जो डिबेट है यस उसको आप सुन। लेकिन जो इमरान खान के लोग हैं वो तो उसको चेहरे में इंटरेस्टेड है, वो केस में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी हकीकत है, वो ज्यादा केस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते हैं तस्वीर किधर चली गई। लेकिन जब ये चैलेंज हुआ था तो तब ये तस्वीर इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं हुआ था। ये बातें वो भी अपने उसको देखना चाहते हैं, उनकी मोहब्बत है, हम उसको इनकार तो नहीं कर सकते। चलें हाफिज साहब, हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, अगर उसको पसंद करते हैं तो। हाफिज साहब, आपकी राय क्या है कि ये बहस ये हुई कि ये मुफादे आमा का मामला नहीं है इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहिए, ये तो बल्कि एक टेक्निकल सा केस है, तो ये मुफादे आमा का केस है या ये टेक्निकल केस है, ये दोनों ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसद आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है या जो ट्रांसपेरेंसी है, ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये पब्लिक इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। बट ये जो आपके साथ 184 लेकिन ये जो आपके सामने इस वक्त केस चल रहा है वो ये है कि ये ओरिजिनल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील है और एक ऐसा केस जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब वो डिसाइड जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फेवर के अंदर किया है। जब उन्होंने उसकी फेवर के अंदर किया है तो 2-1 से एक फैसला आया है और उसके अंदर जो बात चला के जो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर भी आएगी वो ये है कि टेक्निकलिटीज की तरफ ज्यादा जाएगा कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एक ये पॉइंट है। दूसरा इसके अंदर ये आएगा कि एक ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने 2 खुद ऑर्डिनेंस जारी किए हुए आइडेंटिकल इन चीजों के ऊपर जो 27 अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या उनको उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर सकता है? ये दूसरा एक क्वेश्चन है। तीसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो क्या एक वे फॉरवर्ड हो कि अगर कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या आगे उसको ब्लॉक कर दिया जाए कि जी अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरह आपने उसका वे आउट तो देना है, चाहे वो आपके एंटी करप्शन है। ये एक चीज इसके अंदर सारी कॉमन है कि जो इसका पिटिशनर भी है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो बनी हुई इस चीज की वो भी ये समझती है कि पाकिस्तान का जो नैब का कानून है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये पाकिस्तान के अंदर इसने पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी की है और पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग को रोका है। यही स्टैंस हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी था जब 2 उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए तो उन्होंने भी यही कहा था कि नैब ने पाकिस्तान का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको चोक कर दिया। चलिए मैं अब ये आप टेक्निकल डिस्कशन में चले गए कि मेरा बुनियादी सवाल ये था कि लाइव स्ट्रीम ना करने की ये बुनियाद दुरुस्त मालूम होती है आपको क्योंकि आवाम को देखने की जरूरत नहीं है? एक तो असद ये या मुफादे आमा का ये केस नहीं है? असद एक तो ये मैं आपको बताऊं कि पहला तो क्रेडिट इस चीफ जस्टिस को दे कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, नंबर 1। दूसरा और बटन अपने हाथ में रखा नहीं, जिसमें चाहे वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। कमेटी नहीं देखे ना कि आपका जब 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड ही नहीं है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग करना है, या तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर देना, नहीं तो लाइव स्ट्रीम होना गलत है। नहीं देखिए लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए उसने की है कि वो बजाते खुद जब पहली दफा उनके खिलाफ केस आया, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इसको लाइव दिखाया जाए, जिसको उस वक्त के बेंच ने कहा कि हम इसे एंटरटेन नहीं करते, ये आपका फुल बेंच करे। अब फुल बेंच ने एक हेयरिंग की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाए। अब मैं समझता हूं कि इस चीज के अंदर जो है जो पीटीआई की एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम आया है कि उन्हें किसी सूरत एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि आपकी बात दफा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आपके गले पड़ जाती है उस चीज के अंदर। मामला कोर्ट का था, उनकी डिस्क्रिप्शन थी और उसके अंदर ये कोई दो राय दरखास्त करने में क्या नहीं, दरखास्त करने
से क्या नुकसान हुआ? नहीं, दरखास्त करने से हुआ ये है ना कि आपने एक चीज को प्रेम्प्ट किया और उस प्रेम्प्ट करने से आपने एक 4-1 से फैसला ले लिया। अब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज के अंदर कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी उसकी वो स्टेज नहीं आई कि जिस स्टेज के ऊपर हम ज्यादा क्वेश्चन मार्क करें कि उनको दिखाया जाए। क्योंकि जिस तरह इन्होंने भी कहा है कि पिक्चर दिखाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो किस तरह इस लेजिस्लेशन को डिफेंड करता है जो पाकिस्तान के अंदर 25-24 साल से जो है एक गलत तौर पर इस्तेमाल हुई है और नैब के अंदर दो राय कोई नहीं है। अब यह है कि जब उनकी वो स्टेज आती, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था या होना चाहिए था कि वो उनका जो भी मौकफ है उस जजमेंट की सपोर्ट के अंदर जो 2-1 से आई है पब्लिक उसको सुनती, और मेरा ख्याल है पब्लिक को सुनना चाहिए। अभी भी एक चीज ये है कि अभी वो पहली स्टेज आई है कि जिसके अंदर वो फेडरेशन कर रही है या अटॉर्नी जनरल आएगा या कोई और भी आएंगे। दूसरी स्टेज के अंदर मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली मौका देना चाहिए, और अगर इन्होंने ऑर्डर किया भी हुआ उसके बावजूद उन्हें मौका देना चाहिए, लेकिन उन्हें ये करना चाहिए कि वो इस केस की हद तक रहें। आज भी आपने देखा है कि जब वो केस की बात आई है, जब उन्हें इंटरेक्ट किया है तो उन्होंने इस जजमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने बात कभी 9 मई के की है, कभी 8 फरवरी की है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल फोरम नहीं है कि जो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है आप उस कॉज ऑफ एक्शन को लेके जाएं। और मेरा ख्याल यह है कि अगर वो इसके अंदर दोबारा ये कहते हैं कि मैं अपने उस केस के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया है मैं उसको करूंगा, मैं सिर्फ अपना टू द पॉइंट जो है इस केस की हद तक रहूंगा, तो मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है जो ये फैसला करती है लाइव स्ट्रीमिंग का कि वो लेकिन आज तो देखिए ना, आज तो बेंच के सामने आ गया। बेंच के अंदर आप तो हर बेंच जो है फिर खुद डिसाइड करेगा कि आप लाइव स्ट्रीम हो या ना हो। कमेटी तो फिर वो रूल हो गई ना। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है 4-1 का, तो अभी तो कोई बंदा भी बेंच के सामने जाएगा और जी लाइव स्ट्रीम करें या ना करें, तो अब तो फिर बेंच डिसाइड करेगा। अब ये भी डिसाइड करना है कि वो कमेटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, क्या उसका फैसला अभी आएगा या बेंच, हर बेंच जो है जब कोई केस ऐसा आएगा मुफाद आमा का 184 वो बेंच खुद डिसाइड करेगा कि इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी इसमें बढ़ गया काम। इसीलिए असद मैंने बात की ना कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रेरोगेटिव की हद तक रहता और जिस तरह मोमेंटम एक बना होता था तो ये अप्रोप्रिएट था। आपने इंटरप्ट किया, आपने उस जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, उस प्रोसीडिंग के अंदर आपने अब आप देखें ना कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल नैब है उसका तो इस प्रोसीडिंग से ताल्लुक ही कोई नहीं है। डायरेक्ट ताल्लुक ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है फेडरेशन के साथ और पार्लियामेंट के साथ, और ये लॉ ऐसा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का इसका किसी प्रोविंस के साथ ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक प्रेम्पशन की है, आपका बुनियादी नुकता यह है कि ये तो दरखास्त एडवोकेट जनरल केपी को डालनी ही नहीं चाहिए थी। जी अजहर सिद्दीक साहब, दो बातें हुई हैं। एक तो यह कि जो लाइव स्ट्रीम की बहस है, ये दरखास्त हाफिज एहसान साहब समझते हैं कि डालनी ही नहीं चाहिए थी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को। दूसरा वो कहते हैं जब आपको माइक दिया भी गया, जब आपको सुना भी गया, तो आपने इस केस पर बात करने की बजाय खान साहब ने वो दीगर मौजूआत पर बात की, 8 फरवरी के मामला, फिर रोकना पड़ा चीफ जस्टिस को, ये कहना पड़ा कि आप सिर्फ इस केस की हद तक महदूद रहें, आप बाकी सारी बातें ना करें या दीगर चीजों को लेकर मत आए इस सारे मामले में। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों बातों को? अच्छा, मैं आप हुकूमत के हुकूमती मौकफ को डिफेंड करना तो बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तारीफ करूंगा जहांगीर जदून साहब की कि इनका हुकूमत वक्त से बड़ा एक ताल्लुक रहा है, लेकिन इतनी बैलेंस गुफ्तगू की और हकायक पे बात की उन्होंने। वक्त का कोई पता नहीं, हमें आर्टिकल पढ़ना चाहिए, कहाँ पाबंदी है। मैं वैसे ही मैंने इशारतन एक बात कही है कि अगर आप मिसाल के तौर पर, आपको याद होगा नवाज शरीफ के पाबंदी थी, जी उसकी वजह क्या थी कि ऑर्डर जारी किया था कि नवाज शरीफ की जो पाबंदी है वो इश्तिहारी होने की वजह से है। आपको याद होगा ये गिरफ्तार रहे शहबाज शरीफ रहे, इनकी गिरफ्तारियों पे, सजाओं पे, मरियम नवाज और सबकी हमने देखा सस्पेंड अगर हुई सजाएं तो हमने सबका देखा कि मीडिया पे चलता रहा है। अच्छा सर, वैसे इसमें तो ये कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इस पर जो फैसला आया है हम उस पर बात कर रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीम के वाले से जो अदालत का फैसला आ चुका है, और दूसरी बात है कि वैसे भी सिंध हाईकोर्ट का आपको पता फैसला आ गया था कि इसको दिखाया और चलाया जा सकता है। जी नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो पैमरा का जो डायरेक्टिव है वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, शरीफ के फैसलों की, बाकी सारे फैसलों की खिलाफ वर्जी है। मेरा केस ये है, आज जो कोर्ट ने जो किया है ना, ये मैं समझता हूं आर्टिकल 184 और जो आज तक जो प्रेसिडेंट सेट किया उसकी अपनी वायलेशन है, नलिटी की, यानी कोई बुनियाद ही नहीं है। मुफाद आमा का मामला किसने कहा मुफाद आमा का मामला नहीं है, नैब के कवानीन के मामले से है, करप्शन के केसेस हैं। और मैं एक बात है मैं आपके सामने रखता हूं,
इस पे नजरसानी करनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि अब देखें ना, अब बड़ी मजेदार बात है, अब ये 5 मेंबर बेंच ने फैसला कर दिया, इसकी अपील क्या करेंगे अब जरा यहाँ देखें ना, यानी अपील के अंदर अगर एक जज कोर्ट फैसला कर दे, अब इसकी आगे अपील क्या होगी? 184(3) की तो अपील आ गई, इसकी अपील कहाँ करेंगे? जरा ये भी बड़ी मजेदार है, जो समझने वाली बात है, किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा का जो फैसला है, हम समझते हैं कि आर्टिकल 184 आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। चलिए, ये तो सर अलर्ज करने की वाली बात है, लेकिन मैं सही है, चलें सर, वो 4 जजेस ने फैसला दिया है, लेकिन इसमें आपका बहरहाल ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी अपील कहाँ होगी? हाफिज साहब, इसकी अपील भी हो सकती है? नहीं, अच्छा देखिए, अपील वाला मामला ही नहीं है, ये एक मिसलीनियस एप्लीकेशन आई है, इसका कोर्ट के केस के मेरिट से तो ताल्लुक ही नहीं है ना। आपका एक केस हुआ और उस चीफ जस्टिस ने आपका केस सुना कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग करवा सकते थे, लेकिन 53 हेयरिंग्स उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई। अब इसके अंदर ये आया कि पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ऐसा शख्स जो है, जो कोर्ट में मौजूद नहीं है, उसको फैसिलिटेट किया गया, और उसकी 2 वजह थी। एक उसकी वजह यह थी कि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस किए, और जो एक स्टैंस आया था फेडरल गवर्नमेंट का कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने खुद ऑर्डिनेंस किए हैं, वो किस तरह उनको चैलेंज कर सकता है, एक चीज। दूसरा ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला ऑर्डर किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद इस केस को प्रेजेंट करना चाहता हूं, मुझे लॉयर की नहीं है। अब वो जब चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी, और अभी भी मैं समझता ये हूं कि लेकिन इसमें आपको ये क्या फर्क नजर आता है कि जो पिछली समाअत से पहले वाली समाअत थी, वो लाइव गई है, लाइव स्ट्रीम हुआ है उसमें? नहीं, देखे ना कि पहली जो समाअत थी वो भी कोर्ट के एक सेकंड, अजहर भाई एक सेकंड आप आइएगा। जो पिछली समाअत थी उसके अंदर बगैर किसी एप्लीकेशन के अदालत ने खुद तौर पे ये फैसला किया कि हमें उन्हें मौका देना चाहिए, चूंकि वो खुद इस केस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये है कि एक बात उसके बाद ये निकली कि जी इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं दी जा रही। जब दूसरी वो स्टेज आई, इसलिए निकली कि उससे पहले वाली समाअत पे लाइव स्ट्रीम हुआ था। देखे ना कि जो पहले, अगर वो ना हुआ तो शायद अगर लॉ के अंदर लिखा हो तो आप अदालत को मजबूर कर सकते हैं। ये अदालत का एक अपना फैसला है, जो कमेटी बनी। बुनियाद भी होती है ना। मैं बताता हूँ, अब आज ये फैसला, अगर एक सेकंड, अब आज जो है एक एप्लीकेशन आ गई, और ये मिसलीनियस एप्लीकेशन है, इसका किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं, इसलिए अपील नहीं हो सकती इसकी, नहीं देखे ना। और दूसरा ये कि हमें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को अलहदा नहीं करना चाहिए। आज जो फैसला आया है वो 4-1 से आया है। एक राय उसके अंदर ये आई है कि अभी ये अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उस चीज के अंदर चली जाए कि नहीं, जब उनका मौका आएगा, जब मखदूम साहब अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे, तो वो जो बात कहना चाहे, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन ये होगी, ये भी लॉयर है, मैं भी लॉयर हूं, अजहर साहब भी हैं, कि आपके सामने जब कोई केस चल रहा हो तो सिर्फ आपको उसी की बात करनी चाहिए, किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। अगर उसके अंदर है, और आज भी मैं समझता हूं कि अगर वो अपने आप को इसके अंदर कन्फाइन करते और बताते खुद वो कहते उस चीज के अंदर कि सर पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, जिस तरह दूसरी की आपने की, चलिए मेरा ख्याल है अजहर साहब की बात सुन ले, फिर मैं जद्दून साहब की बात आऊं। जी अजहर साहब, बताऊं आपको, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं इंसान साहब, हाफिज साहब की बातें सुन के। भाई ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? नहीं, थोड़ा सा लिवरेज दें सुप्रीम कोर्ट को, इतना ना करें, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को लिवरेज रहने दें, और कोई ना कोई रिस्पेक्ट जो ऑप्टिक्स से रहने देनी चाहिए हमें। अजहर साहब देखें, हम तो लॉ की बात करेंगे, फैसलों पर बात करेंगे, किसी भी जज की नीयत या उसको तो आप झांक के आप देख सकते हैं ना, कोई भी देख सकता है, और ना ही मुनासिब बात है कि आप कहें कि उनकी इंटेंशन। अजहर से सिर्फ एक पूछ ले कि आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है, ये नैब के लॉ को डिफेंड करते हैं? और मैं अभी भी आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो भी उस चीज के अंदर आए, साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि पहली हियरिंग लाइव स्ट्रीम हुई है, अब की हियरिंग लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब नहीं दे सकेगी ना। ये मैं खुद ये फैसला देखना चाहूंगा। 4 इस केस की नहीं हुई, इस केस में हुई है, ये पिछले समाज जब से उन्हें बुलाया गया नंबर 1 को, उस बुलाने का तो यही तो असल इशू है, बुलाना मौजूद नहीं है, इस केस के अंदर लाइव स्ट्रीम हो या नहीं। चलिए अजहर साहब आगे चले। ठीक है अजहर साहब आगे चलते हैं, जरा मौजूदात बहुत सारे हैं आज के प्रोग्राम में। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, और ये फैसला एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद आया है,
और इस फैसले में सेक्शन 140 का को बुनियाद बनाया गया है, जबकि ऑर्डिनेंस में पुराना सेक्शन 140 जो इलेक्शन एक्ट का उसको बहाल कर दिया गया है। यानी ये सेक्शन 140 ये ट्राइब्यूनल्स को एड्रेस करता है बेसिकली। अब ट्राइब्यूनल्स वैसे बनेंगे जो ऑर्डिनेंस कह रहा है, या ट्राइब्यूनल्स वैसे बनेंगे जैसे लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला कह रहा है? इसके पॉइंट्स क्या हैं, मैं ब्रेक के बाद आके इस पर बात करता हूं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जो लिखा है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, और उस फैसले में आप फैसला भी देख लीजिए, लेकिन कुछ अहम निकात मैं आपके सामने जरा इसके रख देता हूं। ये फैसला आया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तकर्रुर में चीफ जस्टिस की राय को इलेक्शन कमीशन की मुतजाद राय पर बरतरी हासिल होगी। जो चीफ जस्टिस ने कह दिया है वही माना जाएगा। यह फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद जजों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने का पाबंद है। इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इलाकाई इख्तियार देने का खुसूसी इख्तियार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हासिल है। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल्स को दायरा इख्तियार देने का 26 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। यह फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल 2024 का खत, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से जजों का पैनल मांगा गया है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से तजावुज है, इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का 9 मई 2024 का नोटिफिकेशन, जिसके तहत रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन के हलकों की इंतखाबी दरखास्तों को लाहौर और मुल्तान के ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल किया गया था, इसको भी कलअदम करार दिया जाता है। इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 4 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से नामजद तमाम 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अगले 1 हफ्ते में तकर्रुर करे और नोटिफिकेशन जारी करे। और कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये करने में नाकाम रहे तो नोटिफिकेशन को जारी शुदा समझा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जिस सेक्शन 140 के तहत यह फैसला दिया गया है, वो सेक्शन 140 जो अब यानी ये मौजूद था, अब ऑर्डिनेंस के बाद पुराने सेक्शन 140 को बहाल कर दिया गया है, जिसके तहत अब रिटायर्ड जजेस को भी किया जाएगा और उसमें पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। जदून साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह फैसला और ऑर्डिनेंस दोनों अब ग्राउंड पर मौजूद हैं, किसकी बालादस्ती होगी? पहली बात तो ये देखें, ये फैसला दिया गया है, ये पहले ऑलरेडी केस चल रहा था। ठीक है, अब ऐसा कोई जो प्रोसीडिंग होती है किसी भी कोर्ट की, उसको कोई ऑर्डिनेंस कलअदम नहीं करा दे सकता। ये मतलब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर एक प्रोसीडिंग या फैसला आ गया है, और बाकी ये कि इस ऑर्डिनेंस पे बहुत एतराज़ उठे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा ये ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली पीपल्स पार्टी ने कहा भी है और पीपल्स पार्टी ही के यूसुफ रज़ा गिलानी ने जारी भी किया है। आज ये बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने फरूक नाइक साहब को कहा कि आपकी पार्टी के बंदे ने कहते हैं उसको नहीं करना चाहिए था, वापस करना चाहिए था। जिस तरह गवर्नर ने पंजाब में किया, एक जो आया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो वैसे भी ये सूट करता है क्योंकि उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में दरखास्त आई हुई है। उसकी ऑर्डिनेंस उनको खुद ज़ाती तौर पर सूट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन फेयर हो ना, तो फिर कोई बंदा भी कहे ये रिटायर्ड जज हो या सर्व जज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपने सर्कमस्टांस में देखा है कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है ना, वो एज ए इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल नहीं रहा है। वो किसी न किसी जगह पे जो है, किसी न किसी जगह पे साइड ले रहा है। उस पर किसी मतलब है, अब तमाम मुल्क की जितनी पार्टियां वो कह रहे इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। 2018 वाला भी फेयर नहीं था, वहाँ पे आरटीएस बिठा दिया। यहाँ पे आपने जो है रिजल्ट सारे चेंज कर दिए। पहले आपने जो है जुडिशियल अफसर को नहीं लगने दिया, इसी वजह से कि वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये तो लोगों के पास एविडेंस पड़ी हुई है कि जितने भी आप एग्जीक्यूटिव अफसर, डिप्टी कमिश्नर जो है, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, वो आप किधर लेके जाएंगे? जितने भी एग्जीक्यूटिव अफसर हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? जब तक देखें ना इलेक्शन आप फेयर करा ही नहीं सकते, तो उसके बाद उसके साथ मजीद सवाल खड़े होते हैं। तो अगर आपने इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया है, इलेक्शन फेयर होता, ठीक है, इलेक्शन अगर फेयर होता तो फिर उस वक्त कुछ अब ये जो ऑर्डिनेंस के तहत पूरा इख्तियार ट्रिब्यूनल्स लगाने का और रिटायर्ड जजेस का इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। वो तो चले बात की बात है ना सर कि वो चैलेंज होता या नहीं होता, लेकिन अब ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जो है, जो कि ऑर्डिनेंस आने से पहले उस पर प्रोसीडिंग हो चुकी थी, सारी उससे प्रोसीडिंग हो चुकी है और फैसला आ चुका है। ये फैसला अपनी अगर मेंटेन रहेगा, उसके बाद अगर कोई इसने अपॉइंटमेंट करनी है तो 140 के तहत इलेक्शन कमीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता ऑर्डिनेंस, या ऑर्डिनेंस को कोई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, उस पर डिसीजन आता, तो डेफिनेटली ऑर्डिनेंस के तहत होगा। ऑर्डिनेंस के तहत होगा। अब आ गया लॉ तो है ना ऑर्डिनेंस। अब ये अलग बात है कि ऑर्डिनेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे कोई डिबेट। जी अजहर सिद्दीक साहब, आप कैसे देख रहे हैं जैसे शाहिद करीम साहब के इस फैसले को? बहुत देखें असद, मैं जो कि ये प्रोसीडिंग मैंने अटेंड की है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट रिटर्न बाय जस्टिस शाहिद करीम। उसकी वजह क्या है, जरा मैं आपके सामने बेसिक पॉइंट रखूंगा। एक एग्जीक्यूटिव है इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, इलेक्शन उसने कराया है,
उसकी अपील जानी है तो अपील उसकी मर्जी के जजों के पास तो नहीं जानी ना कि वो अपनी मर्जी के जोग लगाए, जो अपना बैठ भाई ये एक जुडिशियल फंक्शन है। आर्टिकल 175 के तहत अदलिया की आजादी के मुतरादिफ है ये। यानी इलेक्शन कमीशन जो पसंद के कह रहा है कि मैं जज ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, ये इख्तियार है ही नहीं। और पैटर फैमिलिया जो है वो जजेस हैं, यानी हार्ट ट्रस्ट में भी यही सेटल डाउन हो गया हुआ है। और ये जो ऑर्डिनेंस है, 3 चीजें गलती मैं बड़ी बता दूं आपके सामने। पहली तो बात है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ने जारी किया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद इफेक्टेड है इसमें। उनके खिलाफ फॉर्म 45-47 का केस मुल्तान का बैरिस्टर तैमूर मलिक ने फाइल किया हुआ है। और अब ये पर्सन स्पेसिफिक भी आ गया। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का ये इख्तियार मैं नहीं समझता, मेरे पास जजमेंट है, मैंने पिटीशन मुकम्मल कर ली है, मैं पिटीशन फाइल कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये रिटायर्ड जजेस का आपने टोटल यानी जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के वक्त ये तय था कि ये ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट सुनेंगे। अब इलेक्शन होने, ये अगले इलेक्शन के लिए तो आप करते रहे, आप इस इलेक्शन को वही सुनेंगे जो वो तरमीम थी। या तो पार्लियामेंट में लेके जाते, पार्लियामेंट में बैठ के बात होती, डिस्कशन होती, फिर बैठ के कर सकते थे। लेकिन ये जो मैं नहीं समझता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि इसके तहत नोटिफिकेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हो गया है और केसेस सारे मार्क जो हैं उन जजेस को बाकायदा अपीलें जो हैं इलेक्शन पिटीशन वो सारी मार्क होना शुरू हो जाएंगी। वो ये बनाते भी रहे रिटायर्ड जजेस के अगेंस्ट, उसकी अहमियत कोई नहीं होगी। और वो अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि चले ऑर्डिनेंस पे ऑपरेशन तो ना रोके, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार आएगा रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का, वो हाईकोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है, वो उसको सस्पेंड कर सकती है। ये यानी वजह आप देखें, आप इसको जोड़ें जरा। आप इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जंगयारी के पास 3 फॉर्म 45 मैच कर गए आपस में, यानी और 3 यानी मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, और आ जाए मुस्तफा नवाज खोखर, जमात इस्लामी का मुस्तफा खोखर साहब का, पीटीआई का। देखें अब यहां से अब समझे ना बात को कि अब मौत नजर आ रही है मौजूदा हुकूमत, जो कि हुकूमत सारी ने लेकिन सर नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये इख्तियार भी आ गया है इलेक्शन कमीशन के पास कि जो पहले से ट्राइब्यूनल्स के पास केसेस चल रहे हैं, यानी अगर जहांगीरी साहब के पास ये चल रहा है इस्लामाबाद का, तो इसको भी यहां से मुंतकिल किया जा सकता है उस ट्राइब्यूनल्स की तरफ जो अभी बनने हैं, या इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड जजेस पे बनाएगा, तो ये इख्तियार भी उसके पास आ गया। तो इख्तियार बहुत आ गए इलेक्शन कमीशन। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि अब इस ऐसे मामले में देखें जो दरखास्तें हैं, ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ही के खिलाफ है ना, कि जी हमारे फॉर्म 45 को चेंज किया गया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, और उन अमेंडमेंट करके चेंज करके फ्लूइड लगा के ओवर राइटिंग करके नए फॉर्म 45 अपलोड किए गए। ये इतराज है ना इनका। तो ऐसे में उसी को जिसके खिलाफ दरखास्तें हैं उसी को आपने मजीद इख्तियार दे दिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का, ये तो दुरुस्त बात है। इसके 2 एस्पेक्ट, एक है इसका लीगल एस्पेक्ट और एक है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट इसका ये है कि जब हमने 2017 के अंदर लॉ बनाया तो उस वक्त पीटीआई और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने 2 हमारे इलेक्शंस होते हैं, एक आपका नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जनरल इलेक्शन, और दूसरा जो है वो आपका लोकल बॉडीज का है। उसके अंदर जो 140(1) है और 140(2) इन चीज़ों को एड्रेस कर दे। 140(1) के अंदर डाल दिया गया, और ये इसलिए डाला गया कि चूंकि हाई कोर्ट के पास ओवरबर्डन होता है तो दोनों ऑप्शंस रख दिए गए कि आप रिटायर्ड भी लगा लें और आप सर्विंग भी लगा लें। और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस रिटायर्ड हैं उनमें से आप लोकल गवर्नमेंट्स के अगर केसेस आते हैं उनके ट्रिब्यूनल बनाए। उसके बाद एक अमेंडमेंट आ गई, उस अमेंडमेंट के अंदर आपने जो रिटायर्ड वाला था लफ्ज़ वो निकाल दिया। ऊपर जो चीज़ अभी भी आज तक यही है कि आपने वो जो ट्रिब्यूनल्स लगाने हैं वो लगाने हैं विद द कंसल्टेशन बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न चीफ जस्टिस। ना इलेक्शन कमीशन के डिस्क्रिप्शन है कि जी वो अपॉइंट करे कि जी ये जज लगाना है, और ना चीफ जस्टिस के डिस्क्रिप्शन है कि वो कहे जी मैं ये जज दे रहा हूँ। नहीं, अभी भी ये आया, अभी ये है कि जो आपका दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, इस ऑर्डिनेंस को जो पेंडिंग प्रोसीडिंग जहां जहां पे ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं और उनको केसेस फिक्स हो गए हैं, इंटरेस्ट हो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, वो उसी तरह चलेंगे। ये उनके लिए है जो आपके नए ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। लिहाजा ये क्लैरिटी इस चीज के अंदर है कि अगर जहांगीरी साहब सुन रहे हैं तो जहांगीरी साहब को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जितनी देर तक कोई और वीजा वर्स ना आए और लॉ को आप अमेंड न कर दें। इसी तरह लाहौर है, कराची के मुताबिक क्या अभी भी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से कंसल्टेशन का पाबंद है?
अभी जो लॉ मौजूद था जिसके अंदर दोनों थे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट को जज लगा देगा। अभी भी अगर वो आएगा तो दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। वो ऑप्शंस ये हैं कि जी हमारे पास ये भी एक लॉट है सर्विंग की, हमारे पास एक रिटायर्ड की है। कंसल्टेशन अभी भी मस्ट है, जिसको हम थोड़ा सा, कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, इख्तियार किसके पास है? देखें ना, यही तो एक इशू है। अब ये है कि हमारे इस लॉ के अंदर वैक्यूम्स हैं। अब लॉ जो है आपने सामने देखा कि 3 ऐसे लॉ हैं जहां पे कंसल्टेशन और हर नहीं, एंटी टेररिज्म के अंदर आप देखें ना, जब ये झगड़ा आया और नोटिफिकेशन हुआ वहां पे भी कंसल्टेशन है, आपका भी डेफेमेशन आया वहां पे भी कंसल्टेशन है, आपका नैब का चेयरमैन में भी कंसल्टेशन है। मेरा ये ख्याल ये है कि इस कंसल्टेशंस को किसी न किसी तरीके से लॉ मेकर्स को एड्रेस करना चाहिए कि अगर कोई चीज जाती है तो उसकी किसी जगह कल्मिनेशन तो आए ना, चीजों को आप वेग सिचुएशन। डेडलॉक आ गया, डिसाइड कौन करेगा? देखें ना, डिसाइड नहीं, अभी भी आप देखें कि आपके सामने एक रीसेंट एग्जांपल आई है जो लाहौर की आई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप मेरे पास आए थे, हमारी डिस्कशन हुई और डिस्कशन के अंदर एक फैसला हुआ, आप उसको नहीं करें, आप उसको करें, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो करना पड़ा उस चीज के अंदर। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर भी है कि लॉ के अंदर अगर आप इसमें डाल दें कि अगर किसी मीटिंग के अंदर कंसल्टेशन, अब हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं कर दिया, अब हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं कर दिया कि अगर यानी चीफ जस्टिस की राय को इलेक्शन कमीशन की मुतजाद राय पर बरतरी हासिल होगी, जो उन्होंने ये फैसला किया है इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जी किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ या इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंपोज करेगा। वहां पे कंसल्टेशन, चूंकि एक डेडलॉक था और आपके ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए थे, शायद उस चीज को कंसिडर करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको जो है वो लेके आए। अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए जजेस पर क्या एतराज हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन उसके अंदर यह है कि इस कॉरेस्पॉन्डेंस से भी हमें निकल जाना चाहिए। अगर किसी बड़ी बात हो तो बैठ क्या किसी जज पर डाउट किया जा सकता है कि नहीं ये जज नहीं चाहिए, या ये जज नहीं, क्यों नहीं है? पहले से पता है कि ये नहीं करेगा। जदून, क्या हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मानते हैं? आप तो छोड़े ना ट्रिब्यूनल्स को, नहीं, ये जितनी पार्टीज हैं आप मुझे बताएं कि पार्टीज का मानना ना मानना अलग बात है, इलेक्शन तो वही पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्हीं के केसेस हैं। सर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है। मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन डाउट कर सकता है? क्या मेरा जज आपका जज नहीं बना हुआ? ये नई सिचुएशन आई हुई क्या? इस्लामाबाद इनके पॉलिटिकल पार्टीज के जिनके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मानते हैं। बात ये ना कि देखें सर, मेरा इलेक्शन कमीशन भी तो किसने किससे साइड ले रहा है ना पॉलिटिकल पार्टी की, इसमें कोई शक है? इलेक्शन कमीशन अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट काम करे तो कोई हाई कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये आइन के मुताबिक काम करे ना। अब ये जिम्मेदारी ले, जहां पे इलेक्शन कमीशन क्या किसी जज पे डाउट कर सकता है कि नहीं? ये तो वो इसलिए डाउट करता है, कहता है कि हमारे फैसले को सेटिसाइड कर देगा, जो हमने गड़बड़ की है वो ये जज नहीं मानेगा गड़बड़। मतलब इस ऑर्डिनेंस से क्या मतलब है? क्यों अगर आपने लगाना है तो ये पहले ऑर्डिनेंस निकाल देते ना कि सिटिंग जज हैं या रिटायर्ड जज हैं। देखिए ना, आप एक प्रोसेस को रोक रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये वाले जज पॉइंट हो गए तो ये सिक्योरिटी ठीक ठाक कर लेंगे मेरिट वाले। देखिए ना, किसी पार्टी के खिलाफ जब फैसला आता है ना, वो नहीं मानती, वो कहते हैं जी ये जज जो है बायस्ड है कि पार्टियां मेरिट को मानती नहीं है। देखिए ना, अब तो ये अगर मेरिट जाता है पीटीआई की फेवर में जाएगा ये जज बड़ा अच्छा है, जब पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा कहेंगे जज बड़ा खराब है। देखे ना, ये जो असल पोलराइजेशन शुरू हो चुकी है हर इदारे के अंदर, और इदारे भी इसमें मुलवस है। ये नहीं कि हम कहां से कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है। चलिए, मुझे सर दो चीजों पर मैं और आना चाहता हूं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने जो खत लिखा है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, इस खत में उन्होंने वजाहतें दी हैं कि ये बिल्कुल सही फैसला था, कानून के मुताबिक था। क्या इस खत को लिखने की जरूरत थी? ये एक बहस हो रही है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन इससे पेशावर हाई कोर्ट ने भी सवाल कर लिया है कि सेनेट के इलेक्शन केपी में क्यों नहीं कराए जा रहे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने खत लिखा है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, और उन्होंने उस एतराज़ पर जवाब दिया है जो एतराज़ उठाया गया था कि एक सियासी जमात से उसका निशान ले लिया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया। ये कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून कहता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो उसको निशान नहीं दिया जा सकता। कानून के हवाले उन्होंने देकर जवाब दिया है। लेकिन बहस ये हो रही है कि फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट वजाहतें क्यों दे रही है किसी को भी कि ये फैसला दुरुस्त है? इस पर मैं सबकी राय जानना चाहूंगा। आज़ाद साहब से शुरू कर लेता हूं। आज़ाद साहब, आप इस खत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने वो सारे खत के कंटेंट पढ़े हैं और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ा है। दूसरी बात, बड़ी मजेदार बात है
कि देखिए ये जजमेंट के ऊपर तनकीद होती है, और जो हर एक को पता है बैट का निशाना, आपने एक बल्ले का निशान, लकड़ी के बल्ले का निशान ले लिया आपने, और उससे क्या हुआ, और उससे क्या, देखिए ये सबसे बड़ी बात है। सेक्शन 215 चीफ जस्टिस के सामने था, सेक्शन 215 बल्ले का निशान लेने का कहता है, और बल्ले का निशान लेना है पार्टी बैन करना, आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी है। और पार्टी बैन वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी पे बात करें आप, 209 सेक्शन के तहत अगर इलेक्शन नहीं कराए, सेक्शन देखना, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, वो कस्टोडियन है फंडामेंटल। और बेनजीर भुट्टो साहब की जजमेंट, बेनजीर भुट्टो साहब की जजमेंट और रावलपिंडी बार की, जिसमें कहा हुआ है कि पार्टी के जो इलेक्शन है, यानी हमने तो पार्टी के इलेक्शन जी हमने पार्टी के इलेक्शन को इतना चाहूंगा कि ये भी जरा वजाहत हो जाए कि जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं उसमें सिर्फ ये कि तनकीद हो रही है चीफ जस्टिस साहब पर, यह सवाल भी चीफ जस्टिस साहब पर जद्दून साहब उठाया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार की, चूंकि ये खत तो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से लिखा गया ना, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या इस खत को चीफ जस्टिस का खत कहा जा सकता है? नहीं, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहा है ना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे काम कर रहा है जुडिशियल पे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस की रजामंदी के बगैर तो खत नहीं लिख सकता। तो मेरे ख्याल में खत जो है ना, वी आर नॉट आंसरेबल टू द ब्रिटिश हाई कमीशन जी के, जो फैसला दे दिया है, जो गलत है सही है, उस पर लोग कमेंट्स कर सकते हैं, पोलिटिकल पार्टी कर रही है, जो भी फैसला दे दिया वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सब पे बाइंडिंग है, ठीक है, चाहे वो किसी को पसंद है या नहीं है। तो हमें कोई क्लैरिफिकेशन, किसी को कल को कोई और एम्बेसडर उठ के बात कर रही है कि आपको ये फैसला गलत है, फिर हम उसको खत लिखेंगे। ये अगर कोई मसला था भी इसमें, तो ये फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि आपके कोई राइट नहीं बनता हमारे इन कामों में इंटरफेयर करने का, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, किसी कोई सिटीजन का इशू है, तो हम आपसे बात करें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी आप जज को टारगेट कर रहे हैं, किसी फैसले को टारगेट करें, इट इज़ नॉट योर मैंडेट, ठीक है, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप हमसे बात करें। तो ये खत भी अगर कोई लिखना चाहिए था तो ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से आता, सुप्रीम कोर्ट कोई राइट नहीं बनता कि वो अब हर कल को कोई अंडर सेक्रेटरी जो है बात करें कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से आना चाहिए, अगर आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखना चाहिए। जी आप साहब, देखिए सर, एक तो ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर रह के कोई भी जजमेंट आए उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये एक लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एक रूम है कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन किसी बाहर के मुल्क का जो चीज़ है वो हमारे मुल्क के अंदर आके इस तरह ओपनली क्रिटिसाइज़ करे हमारी उस जजमेंट को, कि वो जजमेंट जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हो और उसका रिव्यू जो है वो अभी पड़ा हुआ हो, तो मेरा ख्याल ये है कि जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक्सीड किया था जो उनका मैंडेट था पाकिस्तान के अंदर आने का, और उसके अंदर नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पे जो है फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन शायद फॉरेन ऑफिस इसलिए रिएक्ट नहीं किया कि अगर इसको गवर्नमेंट करती तो फिर एक इशू आ जाता कि देखे जी ये तो गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं, एम्बेसडर को कर रहे हैं, और एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर आते। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि जो स्पेसिफिक चीज़ लगाई गई थी वो लगाई गई थी उस एक जजमेंट के ऊपर जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, दो चीज़ें, एक इसके ऊपर और एक इलेक्शंस के ऊपर। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई किया कि एक हमने 15 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिया जो ऑर्डर कर दिया, और दूसरा ये है कि आप हमने जो एक जजमेंट दिया वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। और असद इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी देर तक आप सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट को अमेंड नहीं करेंगे उतनी देर तक, जब तक आपको सेक्शन 210 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, आप एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जजमेंट दी, और जिस जजमेंट का वो हवाला देते हैं कि पुरानी वो जजमेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाली थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह की है, क्योंकि आर्टिकल 17 का जहां पे जिक्र आता है उसके अंदर वो सारे लॉज उसके आएंगे जो आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर है। और ये जो सेक्शन बना था इसके अंदर भी पीटीआई उसकी सिग्नेटरी थी, ये ओरिजिनल सेक्शन है, इसको अमेंड नहीं किया गया। रजिस्ट्रार का खत लिखना दुरुस्त है, यानी मैं ये समझता हूं कि जो ये हुआ है फॉरेन ऑफिस करता तो बेहतर था, लेकिन अगर उन्होंने इसको क्लैरिफाई करके उन्हें बता दिया और ना भी करते तो ठीक था। नहीं, इसको होना चाहिए, इसको एड्रेस होना चाहिए था, लेकिन अगर कर दिया है तो ऐसी कोई इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सेंसिटाइज किया, और इसका एक एडवांटेज आइंदा से ये आएगा कि किसी और मुल्क का जो एम्बेसडर है आइंदा वो इस तरह काम नहीं करेगा। हम क्रिटिसाइज करें और सारे मामले देखें ना कि अगर एक एम्बेसडर जिसका जिक्र करके इस मुल्क के अंदर चला हुआ है, वो जो 8 या 9 मार्च की मीटिंग थी, अगर वो एम्बेसडर का बात आके ये कहे कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के अंदर इंटरफेरेंस है, तो ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू ऐसा नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट करे। तो हमें दोनों को तो फिर थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। चलें आज़ाद साहब, मैं बता देता हूं, कहिए। इन्होंने शायद वियना कन्वेंशन ही पढ़ा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का,
वो कुछ भी कर दे, वो जुर्म भी कर दे, या आपने बनाया हुआ, मैंने नहीं बनाया हुआ, पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, वो यहाँ कत्ल भी कर दे। और अगली बात है कि शायद पढ़ा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं, हमारा एम्बेसडर किसी मुल्क के अंदर जाके उनके सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर सकता है, जवाब दे या पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री के अंदर लॉ क्या वो बता रहे हैं जी, लॉ बताएं। अच्छा, लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि कोई मुल्क का बंदा हो, कोई भी पाकिस्तानी से बाहर भी हो, जब वो पाकिस्तान में होगा तो उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने हमने आइन के तो आर्टिकल 19 और 19 से प्रोटेक्ट करता है उनके राइट को। किसने कहा कि उनके राइट प्रोटेक्ट नहीं हो सकते? हम जाते हैं, मैं गया हूं यूके के अंदर, मैं जाके वहां पता नहीं क्या क्या प्रोटेस्ट करता रहा हूं सारा, तो अगर उनके लॉ के मुताबिक होता भी उनके राइट मुझे देते हैं कि मैं वहां प्रोटेस्ट कर सकता हूं, बात कर सकता हूं। तो ये नहीं, एक और बात बता दूं आपको, उस खाते में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन हमने 12 दिन के अंदर करा दिए। कौन से कानून के तहत कराए हैं? आइन टूट चुका था, 90 दिन में इलेक्शन ही कराए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट इस बात का सबूत है। आज आप सेट नहीं कर सके कि डेट सदर ने पाकिस्तान ने देनी है या इलेक्शन कमीशन है। फैसला तो तब होता कि अगर उस पर आप लॉ इंटरप्रिटेशन करते, और लॉ की इंटरप्रिटेशन की है जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट के अंदर। सेक्शन 57 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सदर का इख्तियार है डेट देने का और सूबों की डेट देने का गवर्नर का इख्तियार है। तो ये बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, आज जो मर्जी कह दे, ये फैसले अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस पे गुफ्तगू होगी। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं एक वजाहत भी करता चलूं कि ये जो खत है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 मई को लिखा गया था, लेकिन अब हमारे सामने आया तो इस पर डिस्कशन हो रही है। अच्छा, एक और मामले पर जदून साहब जरा अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट, वो 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया हुआ है। और उसके बाद अब सेनेट के इलेक्शन, मखसूस नशस्तों वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो अब सेनेट के इलेक्शन हो जाने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कि क्यों नहीं हो रहे और कब होंगे इलेक्शन। आज वैसे से आपके सारे सवाल जो है ना वो सियासी कम लीगल है। देखिए, इलेक्शन तो लाजमी होनी चाहिए। एक तरफ तो आपका ये स्टांस है जिसका भी है कि जी अगर रिजर्व सीटें जो है ना हो तो हाउस इनकम्प्लीट है। तो अगर एक सेनेट की, एक फेडरेशन के इलेक्शन ही नहीं है तो वो हाउस किस तरह कंप्लीट है? आपने डिप्टी सेनेट का, चेयरमैन का इलेक्शन भी करा लिया, चेयरमैन सेनेट का भी करा लिया और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गलत फैसला किया है कि इलेक्शन, जब उन्होंने कहा जी सीटें स्टे हो गया इलेक्शन करा दो, ये सारी पॉलिटिक्स है, हर इदारा पॉलिटिक्स खेल रहा है। मेरे सारे सवाल आज लीगल हैं और आपके सारे जवाब सियासी हैं। नहीं मतलब सारे इदारे, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिक्स खेल रहा है। पॉलिटिक्स, जब इन्होंने कहा ये सीटें जा रही हैं, इन्होंने इलेक्शन स्टे कर दिए क्योंकि 2-3 सीटें उस पार्टी को ज्यादा मिल रही थी। हर इदारा जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, हर इदारा इन्फ्लुएंस्ड है, इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा, जितनी देर तक सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होंगे ना, वो इसलिए नहीं होंगे कि जितनी देर तक जो आ गए हैं, जो नोटिफाइड हो गए हैं, उनको डी नोटिफाई आप नहीं करेंगे उतनी देर तक किस तरह कर अभी डी नोटिफाई नहीं हुए ना उनको जो है सिर्फ उनको जो है कि उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड आया है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, उसके बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप उसको जब इलेक्शन कमीशन का फैसला ही मुअत्तल हो गया तो वो मेंबर रहे नहीं है ना, देखे ना, तो फिर कैसे मेंबर रहे? देखें, जब मुअत्तल है, या तो सुप्रीम कोर्ट ये साथ उसकी क्लैरिफाई कर देती कि जी आप नया इलेक्शन करवाएं और इनको साइड पे कर दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया, और मेरा ख्याल है 3 जून से ये डे टू डे पे जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंडिया उस जो अपना लीव ग्रांटिंग ऑर्डर है उसके अंदर दे दिया उस चीज़ के अंदर। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारी हर चीज़ के अंदर मैं न मानो वाली सिचुएशन है। यही 5 मेंबर्स बेंच था तो पीटीआई नहीं मानती थी, अब वो एक जजमेंट सस्पेंड होगी, पीटीआई कहती है फौरन इसको करवाया जाए। तो हमें किसी न किसी जगह अपने लीगल आर्गुमेंट्स के अंदर भी स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए और अदालतों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आए उसे विद इन 14 डेज उसका डिसाइड करे ताकि कंट्रोवर्सी रिजॉल्व हो, और जो उसकी वायलेशन के अंदर मुलव्वस जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसके खिलाफ एक्शन रिकमेंड करें। आर्टिकल 5 का या आर्टिकल 6 का क्यों नहीं हो रहे? हाउस नामों का ना सेक्शन का जो पहला था वो इसलिए थे कि उनको आपने 2 जजमेंट आ गए। मैं आ रहा हूं साहब, 2 जजमेंट आई, एक इलेक्शन कमीशन का आया और एक पेशावर हाई कोर्ट का आया। जब पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को इंडोर्स कर दिया तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इजलास नहीं बुलाया। वो इसलिए नहीं बुला रहे थे कि अगर वो ओथ ले लेते तो आपको जो 3rd का इलेक्शन था वो करवाना था। आपका गवर्नर ने कहा, आपने नहीं किया, आप उस टाइम को गुजारना चाह रहे थे। जब आप गुजारना चाह रहे थे, जब सेनेट का इजलास नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन
कमीशन ने वहां पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए, क्यों? उन्होंने इसलिए मुलतवी की है, हाउस नामुकम्मल है, ले रहे थे इसलिए नहीं ये हाउस नामुकम्मल है, यही आर्गुमेंट है ना, यही नहीं था। इसलिए थे कि एक ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन का जिसको पेशावर हाई कोर्ट का 5 मेंबर्स बेंच अपहेल्ड कर चुका है, उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे थे। और जब आप कंप्लायंस न करें और आपके पास जवाब भी कोई ना हो और सुप्रीम कोर्ट आपके ऑर्डर को सस्पेंड भी ना करे, तो फिर तो कोई ना कोई रास्ता निकलना है। अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात पे, आज 15 बंदे इस्तीफा दे जाएं और सेनेट के इलेक्शन हो जाए, इस बुनियाद पे सेनेट के इलेक्शन अगर आप हर बात में हैरान होते हैं, आप अपने आर्गुमेंट्स में कर ले। मुझे ये बताएं कि आप एक दफा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्या पेशावर हाई कोर्ट के आप मान के आप फैसले पे अमल किया? हैरान ना हुआ करें, आर्गुमेंट्स कर लिया करें, वो आपका राइट है। आपकी बात सुन ली है, मेरा जवाब सुन लेना। देखिए बड़ी, मैं मिसाल के तौर पर आज 15 बंदे इस्तीफा दे जाएं और सेनेट के इलेक्शन आ जाए, आपका राइट है, आप सेनेट के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रही है। और सेनेट के इलेक्शन आपको कराने हैं, वो अगर जजमेंट सस्पेंड हो गई है, किसी का फर्ज करें, अगर जो उस वक्त स्पीकर या गवर्नर इजलास स्पीकर जो इजलास नहीं बुला रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन नहीं थी। इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, बड़ी वजाहत 5 मेंबर्स बेंच का फैसला हो और आपकी गवर्नमेंट इजलास ना बुलाए, तो डेविएशन नहीं है। क्या आर्टिकल 95 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रही हो और आप आर्टिकल 5 के उसको डेविएट करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन नहीं है। आजर साहब को सुन तो लेना, ये कहिए। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, सेनेट के इलेक्शन होने हैं 6 साल बाद और हर 3 साल बाद होने हैं, आगे नहीं जा सकते, जो मर्जी कर लें आप। वो जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, इजलास नहीं बुलाया, अब वो जो रिजर्व सीटें हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। अगर फर्ज करें वो सस्पेंड ना हुई होती, यानी इसी तरह 15 बंदे इस्तीफा दे दें आज, तो आप सेनेट का इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसी तरह फिर वजीर आजम का इलेक्शन कैसे करा लिया आपने कैसे इलेक्शन करा लिया जब तक सेनेट के मेंबर नहीं थे, चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन का, सारे किस तरह कर लिए? ये सब आइन टूट रहा है और मजाक हो रहा है सारे। हमें सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए इस मुल्क को आगे में जाते जाते सिर्फ सवाल छोड़ जाता हूँ, दोबारा इस पे बहस होगी कि जब पेशावर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था वहाब साहब के बल्ले का निशान दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन उसकी भी कंप्लायंस नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जाने का इंतजार किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन ने कंप्लायंस नहीं दी थी। तो चॉइसेस सब फैसला आए, बस खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।